नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज बात महिला सुरक्षा की। अगर इस पूरे मसले को देखा जाए, इस सामाजिक समस्या को देखा जाए और देश भर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो एक बदरंग सी तस्वीर नजर आती है। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो न सिर्फ बीते सालों में बल्कि हाल के दिनों में भी तमाम ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिला है जहां पे महिलाओं के साथ बल्कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी इस प्रकार के जघन्य अपराध देखने को मिले हैं। इस प्रकार की हर एक घटना न सिर्फ एक अपने आप में कानून पे सवाल खड़ा करती है, कानून व्यवस्था को लेके सोचने को मजबूर करती है, बल्कि इस बात के लिए भी झकझोरती है कि आखिर हम किस तरीके के समाज में रह रहे हैं और सभ्य समाज की परिभाषा को लेके जिस तरीके की हम लगातार बात करते हैं वो आखिर जा किस ओर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं, कानून अपनी तरीके से इन सब चीज़ों पर निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समाज आखिर क्या कुछ कर सकता है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। महिला सुरक्षा को लेके हम आखिर जा कहाँ रहे हैं और क्या कुछ आगे का रास्ता निकलता है, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में तमाम मेहमान भी हैं। इसके अलावा तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सबका, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसके अलावा जो खास पैनल हमारे साथ मौजूद है उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में मौजूद है किरण बेदी जी, जाना माना नाम, देश की पहली महिला IPS ऑफिसर। बहुत स्वागत है मैम आपका। कानून क्या कुछ कर सकता है इस बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पुष्प गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं, आपसे जो कानूनी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। समाजशास्त्री प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव साहब हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है, क्योंकि समाज आखिर किस दिशा में क्या सोच रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा खास मेहमान अंजलि सिन्हा जी हमारे साथ में हैं, स्त्री संघर्ष समिति के माध्यम से महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती रही हैं, मैम आपका स्वागत है। इसके अलावा रश्मि आनंद जी हैं, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित है, तो जाहिर सी बात है अपनी आवाज़ को महिलाओं के लिए किस तरीके से बुलंद किया है वो अपने आप एक नमूना है हमारे साथ में। और उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार क्षमा शर्मा जी हमारे साथ, मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जाहिर सी बात है अपने आप में समाज के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम जनता मौजूद है। तो इस विषय पे हम चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर आज वर्तमान में किस प्रकार के हालात देश भर में महिला सुरक्षा के नाम पर बने हुए हैं। दिसंबर 2014 में दिल्ली में हुए ओवर रेप केस के मामले में अभी हाल ही में फैसला आया है। महज 10 महीने में आए इस फैसले से जल्दी न्याय की उम्मीद बंधी है, लेकिन देश भर में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति बहुत बेहतर हो ऐसा नजर नहीं आता। जहां एक और दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, तो कमोबेश देश के अन्य राज्यों के आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करते हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो बीते एक साल में दिल्ली में बलात्कार के मामलों में करीब 24% की बढ़ोतरी हुई है। ये हालात तब हैं जब निर्भया केस के बाद देश में नए कानून बनाए गए, कानूनों की नई परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। इसके माध्यम से महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के होने वाले अपराध को कानून के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई गई, फिर भी दिल्ली रेप कैपिटल बनी हुई है। केंद्र सरकार ने भी बजट में करीब 3000 करोड़ रुपए के प्रावधान से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है, तो पुलिस भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति संवेदनशील होने के प्रति और अधिक जागरूक नजर आने लगी है। देश भर में जिला मुख्यालयों पर महिला थानों को खोलने और महिला पुलिस कर्मियों को और ज्यादा भर्ती करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार के मामलों को जल्द सुलझाने की भी जरूरत है, क्योंकि सालों साल इस प्रकार के मामले अटके पड़े रहते हैं और महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में दोष सिद्ध होने की दर भी काफी कम है। लेकिन इस समस्या से लड़ने के लिए सिर्फ सरकार और व्यवस्था को ही दोषी ठहराना उचित नहीं है। इस सामाजिक समस्या के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ाने की जरूरत है, तो कानून को और ज्यादा सख्ती से लागू करने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि अगर बीते एक साल की ही बात दिल्ली में की जाए तो लगभग 28% मामलों में वृद्धि हुई है। अगर हम महज बलात्कार के मामलों की बात करें तो दिल्ली पे अपने आप में एक शर्मनाक तरीके से धब्बा लगाते इस प्रकार के आंकड़े। किरण जी, क्या वो बड़ी वजह है कि कानून का डर अब लोगों में नहीं रह गया? हर गुजरते दिन के साथ में इस प्रकार की घटनाएं आमने सामने आती रहती हैं। आपने कानून के पहले आंकड़े के बारे में बात की जी। आंकड़ों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये आंकड़े खुली रजिस्ट्रेशन से बड़े हैं। जब आप इनकरेज करते हैं कि लोगों को पहले क्या था, शर्म करते थे, विश्वास नहीं था सिस्टम में, कानून में भी सोचते थे कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इतनी अवेयरनेस खासकर निर्भया के केस के बाद बढ़ी कि पुलिस ने खासकर दिल्ली पुलिस ने तो एक मुहिम छेड़ी कि आप अपनी शिकायत करो, जरूर शिकायत करो, क्योंकि शिकायत एक प्रिवेंशन है। क्योंकि जब शिकायत नहीं करते तो जो छेड़ता है लड़के को, उसकी हिम्मत बढ़ती है, तो फिर बार बार करता है, वो सोच लेगा कानून क्या कर लेगा। लेकिन जब शिकायत करते हैं तब पुलिस की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है, कानून की जिम्मेवारी, पुलिस कानून है, कानून और कचहरी का प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। सो अगर सिर्फ आंकड़े करें तो नहीं, बोलो रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुई, इनकरेज ज्यादा हुआ, ये नहीं कि ये पहले होती नहीं थी, ये अब खुल के आ रही है
और जब बीमारी खुल के आती है तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है, लेकिन बीमारी अगर खुले नहीं तो इलाज कैसे करोगे? दवाई आप जो बात करें इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन क्या यही एक महज बात है कि आंकड़ों की संख्या हमको बढ़ती नजर आ रही, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, या घटनाओं का भी सिलसिला बढ़ा है? अवेयरनेस में वो रिसर्च बताएगी कि घटनाएं बढ़ी है कि अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस बढ़ी है तो कोई शक कर नहीं सकता, क्योंकि रिसर्च इन दोनों चीजों को बढ़ता हुआ बता रही है। मीडिया प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कितने मूवमेंट्स आ रही हैं, पुलिस के कैंपेन्स आ रहे हैं, सो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो अवेयरनेस 100% बढ़ी है। इसलिए अब आप देखते हैं कोई छोटी घटना बल्कि आ जाए तो बचाव शुरू हो जाता है, ना आए तो फिर मार दूसरी स्टेज पे चला जाता है। तो आंकड़ों पर सिर्फ ना जाओ, बल्कि आंकड़ों को पॉजिटिव ले, और ये देश भर में मुहिम होनी चाहिए कि शिकायत खुली रजिस्टर करो। एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मतलब पुलिस का काम। सो पुलिस का काम कई बार दूसरी ऐसी जगह अवॉइड करते हैं, हमारा काम शुरू को केस तफ्तीश करेंगे, कचहरी में ले जाएंगे, तो इसलिए वो अवॉइड कर। अब नहीं है, अब बल्कि शिकायत है, दंड है कानून में। आपको आप बताएंगे अब दंड है कि अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दंडित। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, जो बात आप कह रहे हैं निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन होता क्या है, अभी भी जो घरेलू ये हिज्जा जो भी महिलाओं की घर में अगर है ना, उसकी शिकायत अभी कम है। बाहर के ज्यादा आ जाती है। अगर घर से शुरू करें तो प्रिवेंशन ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, शायद वहां पे समाज का एक बड़ा रोल है। पुष्पगुप्त जी, आपको लगता है कि जो वर्तमान में अगर कन्विक्शन के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी 70% से ज्यादा ऐसे मामले जहां पे कन्विक्शन होते होते बहुत वक्त लग जाता है या हो ही नहीं पाता है, क्या ये भी एक बड़ी वजह आपको नजर आती है कि लोगों के मन में ये भय नहीं है कि शायद अगर कुछ ऐसा जघन्य अपराध में शामिल होंगे तो हमें तो कानून कुछ करेगा नहीं? जी बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि कन्विक्शन जो रेट है वो कहीं ना कहीं कोर्ट्स में इतनी पेंडेंसी है कि वो इतना वक्त ले जाता है कि लोगों के जो एक डर बनना चाहिए जुल्म करने से पहले, वो डर कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो हमारी आज जब हम यहाँ बैठे तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी अपनी सरकार से कि जो हमारे कोर्ट्स में आज की डेट में वैकेंसीज हैं, जजेस की रिक्वायरमेंट है, सेपरेट स्पेशल कोर्ट्स बनाने, तो आप प्लीज़ करिएगा। जब तक आप लोगों में फियर ऑफ पनिशमेंट पैदा नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। जैसे मैम ने कहा है कि अवेयरनेस बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है कि अवेयरनेस बढ़ी है, लोग आगे आके, लेडीज आगे आके रिपोर्ट कर रही हैं, पर आगे आके रिपोर्ट करना ही नहीं सिर्फ इसका हमारा तरीका कि हम इसको आगे कंट्रोल करें, हमें उसको कंट्रोल में दिखाना है लोगों को कि उस जने ने ये अपराध किया था तो उसको ये पनिशमेंट मिली है। जब तक ये फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। और फियर ऑफ पनिशमेंट जब होगा, जब पनिशमेंट दी जाएगी, वो देने में अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी तो सारा डाइल्यूट हो जाएगा। बहुत से सवाल न्यायपालिका की उस तो हम लोग इस फेटर्निटी में होने के बावजूद हम तो कहते हैं कि हम लॉयर्स अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी केस का ट्रायल हो। जजेस भी बाखूबी अपना सब कर्तव्य निभा रहे हैं, बट बात ये आ जाती है कि वर्कलोड इतना फैल गया है और वैकेंसीज हैं जो बढ़ती जा रही है, पर जजेस को रिक्रूट नहीं करा जा रहा। क्यों नहीं जजेस को रिक्रूट करा जा रहा? संजय श्रीवास्तव जी, आप मनोशास्त्री हैं, समाज शास्त्री, उस बात को समझते हैं कि मनोदशा समाज की आखिर क्या वो बड़ी वजह है कि आज समाज इस मुहाने पे खड़ा है कि हमको खुद से डर लगता है कि हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस प्रकार के जघन्य अपराध करते हैं? वो मनोदशा क्या है, वो सोच क्या है? इसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक कि हम सार्वजनिक स्थानों के बारे में हमारी क्या सोच है। तो हमारे ऐतिहासिक तौर पे हमारी ये सोच है कि जो कि पब्लिक स्पेसेस हैं वो पुरुषों के स्पेसेस हैं, तो जो भी अगर कोई महिला वहाँ जाती है और कुछ वो खुल के वहाँ रहना चाहती है, खुल घूमना फिरना चाहती है, तो कुछ गलत कर रही है। तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी कि सार्वजनिक स्थानों सबकी जगह है, तब तक ये अपराध कम नहीं होगा। लेकिन एक बड़े वर्ग में बदलाव तो आया है, बड़े वर्ग, पुरुष के एक बड़े वर्गों में इस प्रकार की सोच में बदलाव आया। उसको बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि और जब खासकर कभी कहते हैं, कई लोग कहते हैं, अच्छे मायने से कहते हैं कि सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये भी जोड़ते हैं कि उन महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए जो महिलाओं की तरह सार्वजनिक स्थान में रहें, यानी कि नजर झुका के चलें, थोड़ा बच के चलें, यानी उस तरह की महिलाएं। कभी मतलब उनको एक मायने ये भी रहता है कि हाँ वो ठीक है, उस तरह की महिलाएं जो इस तरह के कपड़े पहनती हैं वगैरह, उनके साथ छेड़खानी ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं तो समझता हूँ, जैसे किरण जी ने कहा कि घरेलू जो जगह है, स्थान है, वो तो सार्वजनिक स्थान में ज़्यादा ही खतरनाक हमारे समाज में लगता है। क्यों? क्योंकि कई बार जो ज़्यादातर जो छेड़खानी या गैर कानूनी काम होते हैं औरतों के साथ, वो डोमेस्टिक स्पेसेस में होते हैं। ये एनसीआरबी के डेटा भी इस बात की तस्दीक करते हैं। वो रिसर्च बताता है, और उससे इसलिए और ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि घर के लोग ही रोकते हैं आपको ये पुलिस के पास जाने से, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी ऑनर का बात है। ठीक, तो जब तक हम ये ना सोचें, घर के लोग ये सोचेंगे,
तब तो ये अपराध न बदलेंगे। मतलब ये कानून का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब तक मानसिकता ये नहीं हाँ, बदलेगी, एक समाज की सोच बदलने का भी एक जिम्मेदारी है। अंजलि सिन्हा जी, क्या जो समाज की एक जकड़न भरी सोच है, इससे हम कितना आगे निकल पाए हैं? क्या कुछ सेक्शन ही आगे बढ़ पाए हैं? बहुत बड़े सेक्शन को भी आगे आना है, और ये एक द्वंद्व सा चल रहा है समाज की सोच के बीच में। महिलाएं अपने आप को कहाँ पे खड़ा पा रही हैं? मुझे लगता है कि इस मुद्दे को जितना व्यापक और जितना गंभीर मुद्दा है, उतना ही ये सतही ढंग से इसकी समझ और प्लस निराकरण भी उतना ही सतही ढंग से निकाला जा रहा है। एक तो सरकार के लेवल पे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। दूसरा प्रशासनिक स्तर पर, चाहे वो उसमें पुलिस प्रशासन हो और बाकी इकाइयाँ हो। तीसरा समाज के स्तर पर, जिसमें हमारे परिवार भी हैं, हम सब बाकी इंस्टीट्यूशन भी हैं, हम सभी लोग हैं। सरकार के लेवल पर हम ये कहेंगे कि देखिए, दिल्ली सरकारी जैसे बार बार ऐसी जब घटनाएं आती हैं तो कहती है पुलिस हमें दे दो, हम दुरुस्त कर देंगे। यानी कि निराकरण पुलिसिया ढंग से निकालना है। केंद्र सरकार बार बार बयानबाजी, आश्वासन और दोषारोपण की बात आती है। ठीक है। समाज उसी तरह से, अगर पुलिस की बात करें तो पूरा तंत्र जैसा पौरुषपूर्ण बना हुआ है। समाधान निकालते हैं कि महिला थाना बन जाना चाहिए। मुझे लगता है अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो हम बगल के थाने में जाएंगे, हम महिला थाना क्यों ढूंढने जाएं? और जो बगल के थाने में जो पुरुष बैठे हैं वहां पर पुलिस के रूप में, वो संवेदनशील क्यों नहीं हो कि मैं हिम्मत के साथ जाकर के वहां पर अपने मसले को देख सकूं? तो एक पुलिसिया तंत्र को भी देखने की जरूरत है। चौथे स्तर पर आता है हमारा समाज, जहां इस तरह की मानसिकता, क्योंकि अपराधी भी वही हमारे समाज से ही आ रहे हैं और पीड़ित भी हमारे समाज के ही हैं। तो कौन से समाज में वैसी मानसिकता तैयार हो रही है जहां पर लगता है कि हम बाहर निकले शिकार की तलाश में, कौन हाथ लग जाए वाली बात। हमारे परिवारों के अंदर मजाक का जो स्तर होगा, गाना जैसे गाया जाएगा किसी ओकेजन पर, ठीक बात, जिस प्रकार के संस्कार या शिक्षा जो घरों में रहेगी, तो उसका अगर हर उसका जगह पर एक तो गैर बराबरी है। दूसरी, अगर पॉलिसी लेवल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर सिर्फ ये बात की जाएगी कि देखो ये घटना घटी है, ऐसा नहीं घटना चाहिए था, इसका निराकरण होना चाहिए, कारण में नहीं जाएंगे कि ऐसी घटना क्यों घटती है। अगर खेल कूद से लेकर के, शिक्षण संस्थान से लेकर के, नौकरी पेशा से लेकर के हर एक जगह पर बराबरी सुनिश्चित नहीं की गई तो ये गैर बराबरी के चक्कर की चीजें रहेगी और गैर बराबरी पूर्ण समाज में इस तरह के तमाम तरह के हिंसा। रश्मि आनंद जी, आपको लगता है कि आप क्योंकि लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, उनके बीच जाती हैं, क्या वो ऐसी बड़ी वजह या कॉमन ऐसे कॉज या रीजंस आपको नजर आते हैं कि इसके चलते इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा हमको समाज में देखने को पड़ रही हैं? शहरी हो ग्रामीण, सब जगह समस्याएं तो बराबर एक तरीके से देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। मैं खुद 10 साल के लिए मैं घरेलू हिंसा की शिकार थी जी। तो इतना ज़्यादा कि मेरे बच्चे ने बात करनी बंद कर दी थी। 5 साल के बच्चे ने 5 साल बात नहीं करी। तो बाहर आने के बाद मैं जो ये बात बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि हमारे लॉज, हमारी बाहर की जो प्रोटेक्शन है वो हमें ज़रूरत है, लेकिन हमारी अंदर की शक्ति अगर हम खुद औरतें नहीं जानेंगी, पहचानेंगी, अपनी आवाज़ कभी उठा नहीं सकेंगी। आज मैं जिन भी मुद्दों के साथ काम करती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि इन 14 सालों में बाहर आने के बाद मैं अपनी शक्ति खुद पहचान पाई। आपको कितना वक्त लगा, कितने साल लगे अपनी ही बात आके रखने के लिए? 6 साल। 6 साल बाद आप हिम्मत जुटा पाई? हिम्मत जुटा पाई। तालियां बजाई कम से कम एक बार किसी व्यक्ति ने इतनी हिम्मत से जुटाई है, कम से कम अपनी बात रखी है। बिल्कुल। एक और बात है, हम लोग हर वक्त ब्लेम करते हैं कि इनकी गलती है, जुडिशरी की गलती है, पुलिस की गलती है। मेरे केस में मैं जब मदद के लिए गई थी तो दिल्ली पुलिस के पास गई थी। दिल्ली पुलिस की वजह से मेरे बच्चे मेरे को मिले जी। और मेरे बच्चे एक बारी मेरे पास आ गए, मेरी हर हिम्मत बढ़ गई। तो मैं हर वक्त सोचती हूँ कि जहाँ हम अपनी अच्छाई आगे बढ़ाएं, अपनी सच्चाई आगे बढ़ाएं, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और मैं दिल्ली पुलिस पे बहुत विश्वास करती हूँ। बाहर आके मैंने उनके साथ काम भी बहुत किया है जी। तो मुझे विश्वास है हर चीज़ पे। बिल्कुल किरण जी, कम से कम आपके लिहाज से एक बेहतर बात कि पुलिस के बारे में लोगों का समर्थन मिलना, जाहिर सी एक अच्छे समाज की एक तस्वीर को साफ तौर पे नजर आती है। शमा शर्मा जी, आपको लगता है कि एक महिला ऐसी महिला जो समाज में जाके बाहर काम करती है, क्योंकि आप उस वर्ग से आती हैं, एक पत्रकार हैं, आपने हर उस जगह को गई होगी जहाँ पे शायद सामान्य रूप से महिलाएं नहीं जाती, इस प्रकार के जोखिम भरे कामों को करते हुए आज का हमारा समाज कितनी बड़ी रियायत देता, खासतौर से उस समाज के बारे में जब हम बात करते हैं कि पुरुष सोच के साथ में इस प्रकार की गुंजाइश महिलाओं के लिए कम है, कहाँ पे खड़ी हुई नजर पाती हैं कामकाजी महिलाओं को आप? मुझे तो लगता है हम बड़ी ही दुविधात्मक स्थिति में हमारा पूरा समाज, एक तरफ हम
मार्स वगैरह पर भी जा रहे हैं, एक तरफ हम कोई पसंद से शादी कर ले तो उसको मार रहे हैं। जी। तो अजीब किस्म की दुविधाएं हैं, लेकिन दुविधाएं खत्म भी होती हैं। हम हमेशा दुविधाओं में जी नहीं सकते ना। और जो पुलिस की बात हो रही थी, तो अभी मैं यही सोच रही थी कि आमतौर पे छोटी बच्चियां अपनी बात कह नहीं पाती हैं ना, वो कह नहीं सकती, वो समझ नहीं पाती कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो गुड टच बैड टच आजकल बात करते हैं, टल कर लें या जो भी। लेकिन यहाँ औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तंत्र नजर आता है। लेकिन छोटे शहर कस्बे शायद आज भी ऐसा है कि 6 बजे के बाद औरत बाहर निकले तो उसको, और वहाँ की खबर नहीं बनती, क्योंकि मीडिया गांव तक नहीं पहुँचता है। बिल्कुल। उसकी पहुँच ही नहीं है। सारी बड़ी खबरें, जिसमें बहुत जूसी खबरें दिल्ली शहर में, कलकत्ता में, मेट्रोज में मिलती हैं। दूसरी बात, जो घर के अंदर की बात कही, वो मुझे बहुत सचमुच लगता है कि 92% से ज़्यादा ऐसे अपराध घर के भीतर होते हैं। लेकिन जब भी हम महिला सुरक्षा की तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें लगता है कि बाहर कुछ उसके साथ असुरक्षा है, बाहर उसे कोई ना छेड़ दे। जैसे आपने कहा कि घर को कोई नहीं देखना चाहता, घर नहीं, घर को एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। लेकिन घर किस बात का सुरक्षा कि लड़की पैदा होते ही पहले उसको कि ये लड़की है उसे मार दो। तो महिला की असुरक्षा या लड़की की असुरक्षा तो वहीं से शुरू हो जाती है। एक सोच को हर स्तर पे तरीके से बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। किरण जी, हम तमाम समस्याओं को कितने भी आंकड़ों की नजर से देखें, किसको बढ़ा चढ़ा के या कमतर करके बात रखें, राजनीतिक चश्मे से देखें, किसी भी तरह से देखें, समाधान की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? वो क्या बढ़िया वजह आपको लगती है कि यहाँ से ये चीजें करने के बाद में रास्ता आगे को हमको बेहतर तरीके से समाधान की ओर ले जाता है? मेरी नज़र में जब भी किसी महिला पर कोई अत्याचार होता है, बच्ची पर या महिला पर अत्याचार होता है, ये पहले सामाजिक फेलियर है, कानून का फेलियर बाद में। जब तक हम इसको एक सामाजिक फेलियर नहीं समझेंगे तो हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, हम दूसरे पे डाल देंगे। ये तो कानून की फेलियर, कानून कमजोर था, पुलिस ने काम नहीं किया, कचहरी ने डिले कर दिया। अगर हम सामाजिक फेलियर समझने लगे कि हमारे आस पड़ोस का फेलियर, हमारे लड़के जो स्कूल से भागे हुए थे उन्होंने किया, हमारे पड़ोसी ने किया, हमारा फेलियर सामाजिक फेलियर, क्योंकि जब इंसिडेंट होती है तो पुलिस आती है ना, तो पहले किसका फेलियर है? पहले घर का, माँ बाप का फेलियर, पड़ोसियों का फेलियर, उस पंचायत का फेलियर, उस गांव का फेलियर। तो जब तक, और ये समाधान भी यही है कि वो देखने लग जाए कौन से लड़के स्कूल भाग गए, तुम भागे तो चलो वापस। टीचर का फेलियर, समाज में टीचर ने ड्रॉप आउट होने दिया बच्चा, क्यों नहीं घर आए वापस, के लड़के को वापस भेजो। पीछे बलात्कार जो हुए ड्रॉप आउट का हुआ। फिर शराब के ठेके पे पहुंच जाते हैं शाम को। मैं तो कहती हूँ हर शराब के ठेके के बाद कैमरा लगा होना चाहिए, देखते कौन कौन लेता है। उनमें से खासकर नौजवान ऐसे अगर कोई करे तो पता चल जाएगा कौन ले रहा है। शराब पीना लाइसेंस नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन शराब के ठेके पे जो रोज शराब ठेकते करते हैं, वो घर जाके क्या आरती उतारते हैं? वो तो आसपास अपराध ढूंढते हैं, घर में अपराध करते हैं या आस पड़ोस में करते हैं। मैं तो कहती हूँ हर शराब के ठेके पर जिसको लाइसेंस करे सरकार, उसके ऊपर एक कैमरा लगाए, देख ओ ऊपर वाला देख रहा तुझे, बिल्कुल ऊपर वाला देख रहा है, बिल्कुल शराब वाला देखेगा, इसके बाद अपराध हुआ, पहले हम उस शक्लों पे जाएंगे। शराबबंदी के सबसे बड़े अभियान औरतों ने चलाया। अगर शराबबंदी नहीं हो सकती, कम से कम ऊपर वाला तो देख सकता है। बिल्कुल ऊपर वाला देख रहा है, ये बड़ी चीज है, क्योंकि ना सिर्फ पुलिस के होने से ही, सरकार के होने से ही, कानून के होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज को भी हर वर्ग का अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस मौजूद सवाल के साथ में हम बहुत जल्दी वापस लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जो जनता जनार्दन हमारे साथ बैठी है, उनके भी सवाल और सुझाव हम लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नया बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। दलबीर को मिला, करीम को मिला, मंजली को मिला और रुस्तम को भी मिला। और ऐसे हजारों जरूरतमंद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल रहा है NMDFC की कर्ज स्कीम के तहत लोन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। NGO से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं, इस योजना से जुड़ें और आत्मनिर्भर बन जाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें
www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112001 पर भी कॉल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। और आप देख रहे हैं चर्चा में, और आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। और तमाम जो मेहमान हैं लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से न सिर्फ सरकार कानून बल्कि समाज को भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना। हमारे साथ तमाम जनता बैठी हुई, आप में से लोगों के सवाल लेते हैं। जी, इधर से कौन पूछेगा सवाल? जी पूछिए। मैम, मैं किरण मैम से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो खाप पंचायतें बढ़ती जा रही हैं और खाप पंचायतें जिस तरह की मीन्स ऑर्डर्स पास करती है कि लड़कियों को ये पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, मोबाइल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मैम इनका अस्तित्व जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे हरियाणा की बस बात कर लें, तो मैम वहाँ पे कौन से तंत्र की गलती है? बैकवर्ड है, आउटडेटेड है ये इनमें नौजवान नहीं है। ये हमारे वो उस पीढ़ी के लोग बैठे हैं। देखो, खाप पंचायत दो तरीके के मेरे समझते रोल प्ले। एक तो जब पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं वो गलत है। एक होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। दो रोल्स हैं, कम्युनिटी समुदाय मिलके वहां के गांव की प्रॉब्लम्स को दूर करना, एक तो है। लेकिन एक तरह है, दूसरा है पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाना, फैसला करना कि, और लड़कियों को खासकर रोकना, लड़कों को नहीं सुधारना, लड़कियों को बंदिश में कैसे डालना, ये नेगेटिव है। सो खप पंचायत, खप का मतलब कम्युनिटी समुदाय। अगर समुदाय पॉजिटिव है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस करता है, तो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, जैसे पंचायत होती है। और दूसरा, अगर एक पंचायत आपको बंदिश में डालती है और आपको बैकवर्ड ले जाती है तो फिर वो नेगेटिव। बिल्कुल, लोगों को सोचना पड़ेगा। शमा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ किरण जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो हम माइंडसेट चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात को बदलने की है कि स्त्री के प्रति जो भी अपराध होता है उसे हम बड़े आराम से अपनी संस्कृति से जोड़ देते हैं। ये तो हमारी संस्कृति में है जी, औरत बाहर निकलेगी, घूंघट नहीं मारा, अरे मुंह गाड़ के बाहर चली गई। बहुत आगे निकल चुके हैं सोच से। एक बड़ा क्या बात कर रहे हैं आप? हम यहाँ बाहर निकल चुके हैं, हो सकता है कुछ दूसरे शहरों में, लेकिन अभी भी ऐसी बातें तो है ना कि हमारे परिवार की इज्जत को खत्म कर दिया जी। और इज्जत खत्म अक्सर औरतें ही करती हैं। तो इसको शायद इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि औरत के प्रति अपराध संस्कृति से बिल्कुल संस्कृति नहीं है, वो एक अपराध है, उसको अपराध के तरीके से लेना होगा। जी पूछिए। परिवार हमारी सबसे छोटी इकाई है। मैं ये सोचती हूँ कि परिवार से आरंभ होता है। जब बेटी पैदा होती है तो पहले ही माँ बाप को फिक्र शुरू हो जाती है, और बेटे के होने पर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। बेटे को इतना ऊंचा उठा देते हैं, उसको मॉरल एजुकेशन नहीं देते कि लड़की का तुम्हें सम्मान करना है। वो सम्मान करने की जगह अपनी बहनों को भी ये सोचता है कि इनको मैं किस तरीके से दबा के रखूं। और स्कूल में ये जो है, विद्यालयों से ही हमारी एजुकेशन शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मॉरल एजुकेशन बहुत जरूरी है हर एक विद्यालय में, चाहे वो लड़कों का विद्यालय है या लड़कियों का विद्यालय है। बिल्कुल, लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा, लड़कों को जरूर सिखाना चाहिए कैसे बात करनी है और कैसे समाज में व्यवहार करना। पूछिए सवाल। मैम, ये किरण मैम से सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल जो भी अपराध होते हैं अपमानजनक, उसके बाद हमारी राजनीति से ऐसे बयान अपमानजनक आते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, उनके रात को नहीं निकलना चाहिए उन्हें, तो ये किस हद तक सही है? क्या लड़कियों पे हमेशा ही बंदिश लगाई जाएंगी? जी संजय श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि नैतिक शिक्षा और इस प्रकार की सोच के बीच में क्या कुछ एक रास्ता निकल सकता है? हम इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें कि हम लड़कों को कैसे पाल पोषण किया जाए। मर्दानगी के ऊपर ध्यान जब तक न देंगे तो ये समस्याएं हल नहीं होंगी, क्योंकि हम ये इस बात पे बहुत ही गौर करना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से एक लड़का बड़ा होकर एक मर्द कैसे बनता है। ये मर्दानगी का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें जुड़ा हुआ है। हम क्योंकि हम जब जेंडर की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं जेंडर का मतलब होता है औरत, जेंडर का मतलब है औरत और पुरुष में एक रिश्ता है, उसके बाद उसका इसलिए मर्दानगी के ऊपर जब तक गौर ना करें कि एक लड़का किस प्रकार से पालन पोषण कैसे होता है और उसकी माँ का और उसके पिता का उसमें क्या दे। कई बार औरतें भी उसे ऐसे
मतलब उसके सोच के साथ पोषण परवरिश बिल्कुल। होती है जिसका एक असर भी देखने को मिलता है। कुछ और सवाल? हाल ही में हुए 2 जो रेप की घटनाएं थी पूरे देश को और हमारी पूरी दिल्ली को हिला के रख दी। क्या इससे हमारे जो राजनेता है वो प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, तो इनका समाधान क्यों नहीं निकालते आप मिलकर सारे? और ये हमारे समाज की ही हैं, हम सब एक साथ ही रहते हैं और पॉलिटिक्स करने के अलावा ये हम सारे मिलकर इन समाधान के ऊपर हम कुछ राजनीतिक बहस बहुत होती है। इधर दीजिए माइक। हाँ, पूछिए सवाल। हमारे देश को आज़ाद हुए 68 ईयर हो गए हैं, तो भी आज कोई सेफ्टी नहीं है, और गर्ल्स तो खास कर नहीं, क्योंकि 6 या 7 बजे के बाद हम घर से निकलते हैं तो हमारी मम्मियाँ कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब मत जाओ, भाई लग कर देगा। तो ऐसा क्यों? लड़कों को जाने दिया जाता है, लड़कियों को क्यों नहीं? बिल्कुल, एक 60-70 साल के बाद भी एक सुरक्षित माहौल मयसर नहीं है। किरण जी, जो पहले सवाल आया था कि राजनीतिक जब होना शुरू हो जाती महिला सुरक्षा के नाम पे, ये दिल को बहुत दुख देती कि हम किस प्रकार के समाज में जहां इस प्रकार के जघन्य अपराध के साथ भी हम अपने हिस्से की राजनीतिक रोटी सेकते हैं। वो इसी वजह से फिर प्रॉब्लम रहती है, समाधान नहीं आता। जब उसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो मैं करते हैं, ब्लेम गेम्स करते हैं, समाधान नहीं ढूंढ रहे, प्रॉब्लम को कायम रखना चाहते हैं, उनको राजनीति में सूट करती है। जी बिल्कुल। अंजलि जी, आपको लगता है कि ये जो बात की 60-70 साल के बाद भी एक महसूस कर सके इस तरीके की हम एक व्यवस्था नहीं दे पाए हैं, ये अपने आप में कितना बड़ी एक समस्या लगातार बनी हुई है? निश्चित, मैंने शुरू में ही कहा कि एक तो मतलब इसके जड़ के कारण तलाशना ये जिम्मेदारी नहीं समझी जाती है। इस बार घटना हुआ है, उस घटना को कैसे भुला दिया जाए, कैसे पीछे ले जाया जाए, एक तो ये बात होती है। और दूसरा जो बयानबाजी की बात की, उसमें भी मानसिकता झलकती है। यहाँ बाहर निकलना भी औरत का उतना ही बराबरी का हक है, और बाहर निकलना कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये जिम्मेदारी निभाने के बजाय कि तुम कब निकलोगी तो सुरक्षित रहोगी, कैसे निकलोगी तो सुरक्षित रहोगी, कैसे कपड़े पहनोगी तो दूसरे का ध्यान नहीं जाएगा, इस तरह की शिक्षा देना ये बताता है कि औरत को ही कहा जाएगा कि तुम अपने हद में रहो तो तुम सुरक्षित रहोगी। बिल्कुल, इस सोच को ही बदलने की जरूरत है। कुछ तो जो आप शुरू में ही कह रहे थे सभ्य समाज की बात, मुझे लगता है कि सेंटर में वो बात है कि सभ्य समाज का निर्माण कैसे होगा, किसको हम कहें सभ्य समाज? क्या उसको हम सभ्य समाज कह सकते हैं जिसने अभी किसी के घर में जो आग लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आधी आबादी को भी बराबर का हिस्सा देना पड़े। कुछ और सवाल लेते हैं इधर से। जी हाँ, पूछिए सर। मेरा मानना है कि हमारे माँ बाप की गलती मैं सबसे पहले मानता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बच्ची पर तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन अपने बेटे पे कंट्रोल नहीं करते हैं। बेटे का ये नहीं ध्यान रखते कि वो कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, सिर्फ बेटी का ध्यान रखते हैं कि वो कितने बजे आ रही है, कितने बजे। अगर हम बेटे पे अपना ये ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ 50% जो है अपराध कम हो सकता है। ये मेरा मानना है। घर से ये शुरुआत कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है, घर से होनी चाहिए। आप मैं तो कर रहा हूँ, मेरे 4 लड़के हैं, बेटियां पोतियां हैं। हमने सबको ये कह रखा है कि बच्चे को देखो कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, तो उसका पूरा लड़के का पहले देखते हैं, लड़की का बाद में देखते हैं। बिल्कुल, ये अलग जगाने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं, सर ने बोला कि घर से शुरुआत होती है, बात बिल्कुल ठीक है, बट लोगों की ये भी मानसिकता है कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, अंदर बंद कर देगी, उसके बाद पैसे देकर छोड़ देगी, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जो पुरुष है उसकी मानसिकता को बदलना है। हम महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, और हमारे साहित्यकारों में लिखा है, अवला जीवन हाय तुम्हारी अजब कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये सब मानसिकता हमें बदलनी है। अवला को सबला बनाना है और घर से ही बनाना है, क्योंकि जो मर्द हैं उनका सोच दृष्टिकोण बदलना है। जो हम कि ये लड़की है, कितने जघन्य, एक सेकंड जघन्य अपराध हो रहे हैं, हम टेलीविजन देख नहीं पाते कि क्या क्या घटनाएं हो रही इस देश में और इस राजधानी में। तो इस तरह के माहौल को कम करना, और जब भी कोई केस कहीं किसी थाने में भी जाता है, मैं मैडम किरण जी से सहमत हूँ, लेकिन इसके बावजूद हम भी कई केसेस में गए हैं तो पुलिस का रोल, प्लीज एक सेकंड, पुलिस का रोल ये है। आपका सवाल आ गया सर जी। पुष्प जी, कानून के नजर से अगर जो बात कही कि पुलिस कर भी क्या लेगी, ये एक बड़ा बात है, क्योंकि कानून आखिर कर क्या सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा समस्या बना हुआ, क्योंकि वो जो डर और भय की हम बात कर रहे हैं वो शायद लोगों के जहन में उतना नहीं है। जी देखिए, कानून, जहाँ तक हम किरण मैम ने अभी बोला कि ये वो दिन चले गए हैं जब कानून काम नहीं करता था, अब कानून काम कर रहा है। हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिनको कानून ने हाथ में लेके पनिश भी किया है, पर हम वो पहलू नहीं देखते। जैसे हम डॉक्टर्स के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस का, पर हम कहते नहीं है कि भाई आज जो बाईपास
आज 10 बाईपास एक मेदांता में हुई है, हमने उस डॉक्टर को अप्रिशिएट नहीं करा, तो हमें अप्रिसिएशन भी जरूरी है, पर एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि जो पुलिस फोर्स है हमारी वो बिल्कुल इस चीज से रूबरू हुई है कि यस उनको अभी और इसमें घुसना पड़ेगा और प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। पर जैसे यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने कहा है कि पुलिस का काम आता है बाद में, पहले आता है जब ये रेप हो रहा है किसी कॉर्नर में। आप पुलिस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कॉर्नर में पेट्रोलिंग कहीं जाके कर रहा होगा। हमें उस समाज में बदलाव लाना पड़ेगा, उस सोच में बदलाव लाना पड़ेगा जहाँ एक लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। वो उधर एक बच्ची ने कहा था, एक मिनट में आपको कपड़ों का इंसिडेंट देते हैं। वो बच्ची ने कहा कि भाई कपड़े अगर हम ये कम पहनते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट करा जाता है, कभी हमें कहा जाता है। पर हमने सोसाइटी में खुद ने देखा है कि अगर लड़की साड़ी में भी है या फुली कवर्ड है, लड़कों की इतनी वाहियात एक्सरे आईज होती हैं, वो उसमें भी ऊपर से नीचे देख के अपने आप में समाज का सच है। कुछ और सवाल लेते हैं जी। यह संवेदनशीलता की कमी की वजह से हम लोग उस चीज को हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते कि जो सामने वाली लड़की वो भी आपकी बहन की तरह है। एक्चुअली वो उसको अपनी बहन को तो वो घर में कवर करके रख सकते हैं या उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वो उनके लिए दूसरी जो लड़कियां होती है वो लड़कों के लिए ऑब्जेक्ट की तरह हो जाती हैं। यही सोच तो पेरेंट्स को ये रोल निभाना ही पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को इस तरह की मोरल एजुकेशन दें या ऐसा संस्कार दें कि वो बाहर जाकर समाज में भी सोच से निकल सके। बिल्कुल जी। ये एक ही दिन में सब सीन चेंज नहीं हुआ है, चूक हम सबसे हुई है, ये सबको मानना होगा, चाहे कानूनी स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो। सामाजिक स्तर पर जैसे सब लोग मान रहे हैं कि भाई घरों के अंदर ये सब ज्यादा हो रहा है जी, तो घरों के अंदर ये सब सिचुएशन सुधारने के लिए हम माँ बाप हैं, टीचर हैं, इन सबको बच्चों के ऊपर जो संस्कार हम लोग आज से 50 साल पहले देते थे इस देश में, वो तो गायब होते जा रहे हैं। आपकी बात का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जी माइक उधर दीजिए। ठीक है, तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को सब लें, माँ बाप भी अपने बच्चों को समझाएं और कानून तो फिर उसके बाद कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये माइक आगे दीजिए जी, पूछिए। मैं किरण मैम से सहमत हूँ कि अवेयरनेस बढ़ी है इस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, बट द थिंग इज़ कि कुछ लोगों को लगता है अवेयरनेस का मतलब यह है वुमेन सेफ्टी का कि उनको घर में इंडोर में प्रोटेक्ट करना होता है, बल्कि मेन वुमेन सेफ्टी का मोटिव ये होना चाहिए कि उनकी पब्लिक प्रेजेंस को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि कोई भी और जो क्राइम करने वाला हो, कमिट करने वाला हो, उसकी भी हिम्मत आगे ना बढ़े। द थिंग इज़ कि हम जो विक्टिम है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि हाँ, जब मैं अपनी फाइल रिपोर्ट करूंगी तो उस पर एक्शन जरूर किया जाएगा और एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें जो क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट फियर बने। बिल्कुल बिल्कुल, माइक आगे दीजिए। कुछ और जल्दी से सवाल लेते, पूछिए। हेलो सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे, हर चीज़ माँ बाप पे, हर चीज़ बॉयज़ की एजुकेशन पे क्यों थोप देते हैं? हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब एक लड़की रात में छोटे कपड़े पहन के, शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जाएगी, ये कहाँ अब हम कहेंगे उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सुरक्षा नहीं है उसके पास ज़्यादा, लेकिन हम फिर उसकी बात आप कहेंगे कि जो लोग बुर्खा पहनते हैं उनके साथ भी रेप होता है। स्टैट्स को देखें तो 65% ऑफ वुमेन हु वियर शॉर्ट ड्रेसेस आर प्रोन टू रेप केसेस। एंड इफ़ यू से दैट इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारा समाज है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये कोई बदल नहीं सकता है। ठीक ठीक, रश्मि जी, अबला से सबला तक का जो मैं आ रहा हूँ मैडम, अबला से सबला तक का जो सफर वो आपने तय किया, तो जाहिर सी बात बहुत सी बातें निकल के आई, खुद को भी मजबूत करने की जरूरत है। उस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो अभी इन्होंने बोला है इससे मैं बहुत सहमत हूँ, लेकिन एक और चीज़ है कि जो मैंने अपनी जर्नी तय करी है, इतने सालों के बाद मैं निकली और फिर आके मैंने आगे वही काम किए जो मेरे ऊपर अन्याय हुए थे। मैं ऐसे कामों में पड़ी कि ये देखने के लिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं और औरतों के साथ ना हों। तो अगर हम आज सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे ओपिनियंस हैं, समाज ने ये करना है, पुलिस ने ये करना है, हम माँ बाप भी हैं, हाँ, हम संस्कार तो हमें देने ही चाहिए, वो तो हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आगे जाके समाज में क्या कर रहे हैं जी। आज अगर मैं घरेलू हिंसा से निकली हूँ तो जाके पुलिस के साथ में काम किया, या मैंने ट्रस्ट चलाया जो फ्री लीगल एड देता है, या किताबें लिखी जो सोच बदलती हैं, तो अगर हम एक कदम या नहीं लेकिन 4 कदम आगे ना बढ़ेंगे
तो जिम्मेवारी अगर हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बिल्कुल लेना ही पड़ेगा आगे बढ़ के। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही बात मैं ये कहना चाहिए, दो बातों पर मैं थोड़ा टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक तो किसी ने कहा कि जो बाहर निकल के सभी औरतों को बहन की तरह मानना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि समाधान ये है। सबको बहन की तरह नहीं मानना चाहिए कि सभी औरत को एक मनुष्य की तरह माने, क्योंकि अपनी जिंदगी है। मिनिमम ये मुश्किल तो ये होती है कि हम इसी धारा ये सोच के चलते हैं कि वो मेरी बहन है। ये समस्या का समाधान नहीं है, समस्या यही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो नज़रिया है रेप के बारे में, कई लोगों ने वो बदलना पड़ेगा। अभी भी हम कहते हैं कि बलात्कार से बुरा इस औरत के साथ और कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम ये कहते हैं तो हमारी सहानुभूति उस औरत के साथ नहीं है। हम इसलिए ये कहते हैं कि हमें लगता है कि उसके घर के जो मर्द हैं उसके रक्षा नहीं कर पाए। तो ये सहानुभूति ये औरत के प्रति नहीं है, ये मैस्कुलिन एटीट्यूड है। हम ये कहना चाहिए कि बहुत ही बुरा हुआ और इसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं है कि इससे बुरा हो ही नहीं सकता। तब अब ये कहते हैं इससे कलंक लग गया। बिल्कुल ये अपने आप में सोचे। कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं, पूछे। हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें पुरुषों की सोच बदलनी चाहिए, बट जब हमारा सेम जेंडर ही हमें सप्रेस करने में लगा है तो उसका क्या कर सकते हैं? कि जैसे अगर एक लड़की को चाय बनानी नहीं आती तो ससुराल जाके क्या करेगी? उसका क्या? ठीक है, जल्दी से दीजिए भाई, कुछ और सवाल लेते हैं। मेरा ये कहना है, ऐसे मॉरल वैल्यू घरों में हमारी अभी बात हुई, दर्शकों ने कहा कि मॉरल वैल्यू बढ़ानी चाहिए। आई फील कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड को घर के अंदर पार्टिसिपेट करने का और उन मौका पूरा मिलना चाहिए एज बॉय चाइल्ड। और दूसरा, उनसे पूरी प्रॉपर इंटरेक्शन होनी चाहिए एट द लेवल ऑफ पेरेंट्स एंड एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑल्सो। जहाँ भी वो पढ़ने जाते हैं उनको पूरा पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए और उनसे रेगुलर इंटरेक्शन हमें करनी चाहिए ताकि वी कैन गेट देयर प्रॉब्लम्स। जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि पुलिस कुछ सेशन करती है और वहाँ गर्ल चाइल्ड कम अप होते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं हुई हैं। सिमिलरली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट IDI पूसा में वी हैव गर्ल चाइल्ड्स, तो उनके साथ हम लोग एक स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन अलग से रखते हैं। बेहतर शुरुआत है। आप कुछ और जल्दी से सवाल लेते हैं। मैं इसमें एक बात पूछना चाहता हूँ, जो हमारा कानूनी एस्पेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, जो नए कानून बने हैं, क्या वो इतने फेयर हैं या वो इतने अच्छे हैं? क्या उनका मिसयूज होता है उन कानूनों का? ये तो नहीं है कि घर के अंदर जो ज़्यादातर केसेस 75% या 80% आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मिसयूज्ड हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है कानूनों। ठीक है, कुछ और जल्दी से सवाल लेते हैं। जी पूछिए। मेरा मानना ये है कि हमारे कानून में ही बहुत सारे लूप होल्स हैं और लूप होल्स होने के कारण क्राइम्स जो वीमेंस के साथ जो क्राइम्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं। और डेथ पेनल्टी सिर्फ एक सल्यूशन नहीं है, और हम अब डेथ पेनल्टी के अलावा कुछ ऐसे पेनल्टी रख सकते हैं जिससे उस क्राइम करने वाले को एहसास हो सके कि उसने कुछ गलत किया है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ है अपने आप में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल कि किस तरीके से बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल सजेशन पे लौटूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले रखते हैं। लेकिन जो तमाम जनता की तरफ से सवाल उठ रहे हैं उसमें हर एक कोई इस बात को कहना चाहता है कि आखिर वो एक चाहते हैं ऐसा समाज जहाँ पे वो सुरक्षित महसूस कर सकें और वो जिम्मेदारी भी लेना चाहते हैं, लेकिन कानून भी अपना काम करे, सरकार भी अपना काम करे। किस तरीके से एक रास्ता निकलेगा इस बारे में एक्सपर्ट कमेंट लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में, और आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। आखिर किस प्रकार से आज अब देश में ऐसा एक समाज हो चुका है, एक ऐसा माहौल है जहां पे महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। रास्ता आखिर कैसे निकलता है, इस मुद्दे में बात करने के लिए अंजलि जी, आपको लगता है कि रास्ते क्या और समाधान की अगर हम बात करें तो क्या वो बड़ी चीजें हैं, किस किस सेक्शन को करनी है, संक्षेप में अगर आप बताएं इस बात को। यहाँ पर नैतिक शिक्षा की काफ़ी बात हुई, मॉरल एजुकेशन की, और मुझे लगता है कि मानसिकता बदलने के लिए सिर्फ नैतिक शिक्षा काफ़ी नहीं है। इसको हर एक जगह पे, यानी कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के स्तर पर हम सभी को क्या करना है मानसिकता बदलने के लिए। जैसे किसी साथी ने कहा कि अब रात को वो ऐसे कपड़े पहन के जाएगी, तो यानी कि ये किसी तरह से बहुत गहरे बैठा हुआ है कि आप किस रूप में निकल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। इसको सिरे से हटाने की ज़रूरत है कि कोई किसी भी तरह से कहीं भी बिना वस्त्र के भी जा रहा है तो भी किसी का अधिकार नहीं बनता है हैरेसमेंट का। तो ये समझ में लाने का। दूसरा, संजय जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये कही वो कि पुरुष के अंदर भी जो सोच है, सोच सिर्फ हम नैतिक शिक्षा से नहीं दे सकते हैं। वो सोच कैसे बदलेगी, वो हमारे रहन सहन क्या है, बिल्कुल वो संस्कार, के अंदर क्या है, समाज में क्या है, हम सभी सीखते क्या है, स्कूल हो चाहे औपचारिक शिक्षा हो चाहे अनौपचारिक ढंग से शिक्षा, समग्र रूप से काम करने की जरूरत पड़ेगी। रश्मि जी, आपको लगता है कि अगर हम बात करें कि समाज में ये वो कदम हो सकते हैं सुधार के लिए, आपको लगता है कि आप क्योंकि उस चीज़ों से ओवरकम होकर निकल के आई हैं, ये स्टेप्स हैं सबसे ज़्यादा फॉलो करने के लिए? सबसे ज़्यादा हम लोग वक़्त नहीं देते हैं घरेलू हिंसा के ऊपर। हमारे जो लॉज हैं वो भी अभी एक सिविल लॉ ही है, क्रिमिनल लॉ नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का जो लॉ है जी। तो घर में जो बच्चा सीखेगा, जो देखेगा, वो बाहर जाके करेगा। हमें जो वक़्त देनी चाहिए घरेलू हिंसा के ऊपर, वो अभी हमें बहुत काम करना है उसके ऊपर। बिल्कुल। शमा जी, आपको लगता है कि क्या वो बड़ी चीज़ें, कोशिशें हो सकती हैं सरकार, समाज और कानून के माध्यम से? आप सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और जो मैंने अपनी इतनी लंबी उम्र में देखा है कि हम लोग जिन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बेसिकली उनको बदलने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पे फिल्में ले लीजिए। फिल्में औरतों की क्या तस्वीर बनाती हैं। हमारे मतलब आप टेलीविज़न को ही ले लीजिए तो उसमें 2 तरह की चीज़ें आप देखते हैं। एक बहुत धुआंधार डिस्कशन होता है कि औरतों को ये अधिकार, वो अधिकार, फलाना कानून, और दूसरी तरफ वहीं कोई दोपहर का सीरियल कुछ और दिखाता है, दोपहर के कोई घटना कुछ और बताती है। तो वो इस तरह की जो दुविधा, मैंने पहले ही कहा था कि दुविधात्मक समाज है हमारा। हम जो नैतिक शिक्षा वगैरह नहीं, हम मॉरल्स देते क्या है, हम यही देते हैं। आज चाहे औरतों को कितने भी फैशनेबल कपड़े हम पहना देते हैं, लेकिन हम उन्हें शिक्षा वही देते हैं जो मेरी दादी की दादी की दादी ने दी। आवरण कुछ भी हो, लेकिन अंदर क्या चीजें चल रही हैं ज़हनियत में, ये भी पटरी बाजार में इतनी किताबें मिलती हैं। एक किताब है जयदयाल गोविंदका की, स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, कोई उसे ही पढ़ ले कि वो क्या सिखाता है। और उसकी करोड़ों में प्रतियां बिकती हैं। एक बड़े राइटर की 500 प्रतियां भी नहीं बिकती हैं आपके यहाँ। ठीक है, समाज, वो करोड़ों बिकती हैं। समाज का आईना जिस तरीके से सामने चीजें आता है, वो भी अपने आप बहुत कुछ कहानी बयान करती है। समाज का जो द्वंद है संजय जी, वो द्वंद आज अपने आप में साफ तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग सेक्शंस में जाके देखें तो वो चीज, तस्वीर साफ तौर पे नजर आती है। इस द्वंद से निकलने का रास्ता किस तरह से नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो नैतिक शिक्षा शब्द से बहुत बड़ी आपत्ति है। क्योंकि नैतिक शिक्षा नाम पे हम क्या सिखाते हैं कि हमारे परिवार सब हमारी संस्कृति का बहुत ही अटूट अंग है, इसका आदर करो, माँ बाप का आदर करो, पूर्वजों का आदर। आपकी नजर में समाधान क्या हो सकता है अगर नैतिक? समाधान ये है कि हम लोगों को इस कम उम्र के लोगों को सिखाएं कि सवालात करो समाज के, कि ये नहीं कि ये सोच के चलो कि जो भी हमारे ऐतिहासिक तौर पे हम मिला है, हमारी धरोहर जो भी है वो अच्छा ही है। सबसे बड़ी सवाल करना सीखो। दूसरी ये सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा ये है कि समानता और असमानता के बारे में सोचो। और कोई नैतिकता नहीं कि पुरुष और महिला असमान में, दोनों में असमानता क्यों है, और सब नैतिक शिक्षा नहीं है। और तो मैं समझता सामाजिक हक देना सीखे। पुष्प, हमने देखा कि कानून की नजर से देखा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ गई, महिला थानों की व्यवस्था की जा रही है, महिलाओं के लिए हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे कई एक प्रकार के सेंटर्स खोले जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं। बावजूद उसके ये रास्ता जाता कहाँ? क्योंकि
हर गुजरता दिन कुछ ना कुछ एक नई कहानी के साथ हमारे सामने, अखबारों के सामने नजर आता है। सर ये गुजरता दिन अगर हम पीछे जाएं तो फिर वो वही समाज से आ रहा है, उसी समाज से आ रहा है जहाँ पे जो सोच है, जो सामाजिक सोच हम बता रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। शमा जी की जो बात है बिल्कुल करेक्ट है कि आज की डेट में जो सोशल एटमॉस्फेयर है वो क्यों बदला है, पिक्चरों से बदला है। आप कोई भी मूवी उठा के देखिए, उसमें चाहे वो फीमेल एक्टर हो चाहे वो मेल एक्टर हो, आधे तो बॉडी पे कपड़े नहीं होते, रिवीलिंग प्लेसेस पे से कटे होते हैं, और जो एक रूटीन में हम बोलते हैं बेडरूम में हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, आज वो ओपन स्क्रीन में बच्चा सीख रहा है। तो हम ये बोलेंगे, सिर्फ हम माँ बाप को ब्लेम नहीं करेंगे। कोई माँ बाप जा अपने लड़के को ये नहीं कहता बेटा जा रेप कर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके लड़की छेड़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जरूर बोलता है कि एक लड़की की इज्जत कर, जैसे तेरी बहन है वो है। बट समाज बाहर भी है, घर से बाहर भी है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। वो तब्दीली जब ही आएगी जब इतना ये जो मीडिया है जो कई करोड़ों का कारोबार हर रोज करता है, बोला जाता है 100 करोड़ 200 करोड़ है, उससे सोसाइटी को मैसेज दिया क्या है? उसने कोई मैसेज नहीं दिया। उसने मैसेज दिया कि जाके करो, लिव इन रिलेशनशिप रखो, 3 शादियां करो। तो कहीं ना कहीं एक इस चीज को जो सैंक्टिटी दी जाती थी इतने वर्षों से कि शादी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, उसको आप निभाओ, वो खत्म हो चुकी है। आप महिला के ऊपर कोई भी जुल्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप महिला के कपड़ों को कैसे देखते हो सब, तो हमें ये जाना है, पीछे जाना है। हम कानून को बार बार ही ब्लेम करते हैं, कानून को करिए ब्लेम। जो पुलिस वाला गलत करे, जो कोर्ट में डिले हो रहा है उसको क्रिटिसाइज करे। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, पर यस आप ये देखिए कि उसके पीछे भी जो लोग वजह है उसको बिल्कुल देखना पड़ेगा। किरण जी एक आखिरी में आपसे कमेंट, क्योंकि लगातार बात निकल के आती तो लगता है कई बार ये महज सामाजिक समस्या है। कई बार लगता है कि इस प्रकार के काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो कानून से ना डर होने के चलते भी इस प्रकार से निकलते हैं। लेकिन हम जब समाधान के बारे में सोचें, चाहे हम समाज का हिस्सा होने के नाते, एक ऐसे व्यक्ति जो एक पुलिस व्यवस्था को भी देख रहा है, सरकार को भी देख रहा है, रास्ता निकलता कैसे? मैं 2 लेवल्स पे देखूंगी तुरंत। एक तो सामाजिक लेवल पे, और सामाजिक और शिक्षा के लेवल पे। वो है घर, जिसमें माँ बाप अपनी लड़कियों को दबाना बंद करें, इक्वल परवरिश दें लड़के और लड़की को। अपनी बेटी को दबाए नहीं और लड़के से डरे मत। मैंने देखा बहुत सारे माँ बाप लड़के से डरते हैं कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि यही तो हमारे भविष्य का। सो 2 लेवल्स, फैमिली लेवल जहाँ लड़की को ना दबाए और लड़के से डरे नहीं, सेम रूल्स अप्लाई दोनों को, इक्वल परवरिश दे। दूसरा है टीचर्स के लेवल पे, कि स्कूल के बीच में भी टीचर्स लड़कों से डरते हैं। लड़कों को सही तरीके की शिक्षा दे, एक जिम्मेवारी की शिक्षा। लड़की को बनाए बहादुर और लड़के को बनाए जिम्मेवार इंसान। आप देखोगे जिस लड़के में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ऐसी हरकत नहीं करता है। सो एक तो है सामाजिक लेवल, फाइनली वो है सरकार के लेवल पे। सरकार के लेवल का काम क्या है? ये सारे अंगों को जोड़ना। और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं समाज के लेवल, गवर्नमेंट के लेवल पे। एक तो है होम सेक्रेटरी लेवल, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जोड़े, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और कोर्ट्स को जोड़े और समाधान ढूंढे, और रिसर्चर्स को, सोशल वर्कर्स को, एनजीओस को इनकी पता करे कि ये समाधान है क्या, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। होम सेक्रेटरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और डीजीपी लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये सुपरिटेंडेंट पुलिस के लेवल पे। ये 4 लेवल अगर सबको जोड़ने लग जाए तो उसमें स्कूल भी आ जाएगा फेलियर का। सो ये 2 लेवल्स में अगर हम काम करेंगे समाधान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे तमाम मेहमानों ने कही, जिसका एक सार ये भी निकल के आता है कि वो उम्र जहां पे कोई एक व्यक्ति अपराध करता है वो महज उस वक्त दोषी नहीं, क्योंकि उसको अगर सुधारना है तो जब वो पैदा होता है, उसकी जब परवरिश शुरू होती है तो शायद कोशिशें वहीं से करनी होगी। परिवार को, समाज को, शिक्षा के मंदिर, स्कूल की बात की जाए हर लिहाज से, और कानून को भी और सख्ती से लागू करना पड़ेगा। तो तब जाके शायद हम एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां पे आधी आबादी बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो सके। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। तो आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। अगले सप्ताह किसी और विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।